Hi guys, welcome to the Bureaucrats Factory. My name is Varun Pradhan. This is a special lecture series on Madhya Pradesh and Chhattisgarh ADPO exam, and we are discussing the Unlawful Activities Prevention Act. ये हमारे लेक्चर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने सेक्शन 1 से लेकर 9 तक और पार्ट 2 में सेक्शन 10 से लेकर 23 तक कवर किया था। यदि आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 24 से लेकर 40 तक। तो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन और आते हैं चैप्टर 5 पर, जो बात करता है फॉर फीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म और एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर टेररिज्म। ये इस चैप्टर का नाम है। सेक्शन 24 बात करता है कि प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म में वो सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी जो कि इंटेंडेड होगी टेररिज्म के पर्पस से यूज होने के लिए। ठीक है, सो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। काम की डेफिनेशन है 24A जो बात करता है फॉर फीचर की। तो पहला तो एक जनरल क्लॉज है जो ये कहता है नो पर्सन शैल होल्ड और बी इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, और इसका सबसेक्शन 2 कहता है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म वेदर हेल्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गैंग और बाय एनी पर्सन and whether or not such terrorist or other person is prosecuted or convicted for any offense under chapter 4 or 6 shall be liable to be forfeited to the central government or the state government। तो कौन forfeit कर सकता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एक प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसके पास पावर है, तो ये दोनों के पास पावर है। सबसेक्शन 3 कहता है वेयर प्रोसीडिंग हैव बीन कमेंस्ड अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अटैचमेंट और फोरफीचर एज द केस मे बी ऑफ प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू और द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस। यानी कि अटैचमेंट और फोरफीचर दोनों किया जा सकता है, चाहे तो प्रॉपर्टी का या उतने वैल्यू का। ठीक है, दोनों चीज़ों को अटैच या फोरफीट किया जा सकता है। ये कहता है सबसेक्शन 3 ऑफ 24A। आगे आ जाए और सेक्शन 25 देखें। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी and appeal against the order of designated authority. So if an officer investing any offense under chapter 6 and chapter 4 or chapter 6 has reason to believe that any property in relation to which an investigation is being conducted represents proceeds of terrorism, यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ लें, यदि किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है, तो वो क्या करेगा? एक प्रायर अप्रूवल लेगा। किससे? डीजीपी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी स्टेट में ये पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, तो डीजीपी से प्रायर अप्रूवल लेने के बाद एक ऑर्डर देगा। किस चीज़ का ऑर्डर? सीजर का ऑर्डर, सीज करने का ऑर्डर कि इस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। और जहां पर ये प्रैक्टिकेबल नहीं होगा उसे सीज करने का, तो क्या करेगा? अटैचमेंट को डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक अटैचमेंट डायरेक्ट करेगा। कैसा? कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र ना की जाए। ठीक है, और या फिर कोई अन्य तरह से इससे डील ना किया जाए विदाउट द परमिशन ऑफ ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बिफोर whom द प्रॉपर्टी सीज्ड और अटैच्ड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के अलावा कौन ये ऑर्डर दे सकता है? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 कहता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विद इन 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स के भीतर उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अबाउट द सीजर और अटैचमेंट। ये टाइम लिमिट आप याद रखिएगा।
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और इसका सबसेक्शन 3 देखते हैं। द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बिफोर whom such seized or attached property is produced shall either confirm or revoke the order। ऑब्वियसली इन दो में से एक कोई काम कर सकता है, या तो वो इस ऑर्डर को कंफर्म करेगा या रिवोक करेगा। कितने टाइम में? विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज। ये टाइम लिमिट अगेन आपको याद रखनी होगी कि कितने टाइम में भाई वो कंफर्म या रिवोक करेगा। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और एक इसका प्रोविजियो है, इसका प्रोविजियो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करता है। ऑडिगल टम्पाटम, नो पर्सन शैल बी पनिश विदाउट बीइंग हर्ड, या फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 4 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है कि यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो ये मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड कि उसे प्रोड्यूस कर दिया गया है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने। कब? जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नोटिफाई कर देगा अपनी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट प्लेस कर देगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने डिस्पोजल के लिए, ठीक है। जैसे ही वो ये रिपोर्ट फाइल करेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने, ये मान लिया जाएगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके सामने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस कर दी गई है, ठीक है। सब सेक्शन 5 देखें। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में सीज एंड डिटेन एनी कैश टू विच दिस चैप्टर अप्लाइज इफ ही हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग दैट A, it is intended to be used for purpose of terrorism, or it forms whole or part of the resources of a terrorist organization। यानी कि यदि इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग ऑफिसर को कुछ कैश बरामद होता है और उसके पास ये विश्वास करने के सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि भाई वो पैसा जो है या तो टेररिज्म के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होल या फिर पार्ट में रिसोर्स बनाता है। इस सेक्शन का प्रोविजियो देख लेते हैं। इस सेक्शन का प्रोविजियो कहता है कि ऐसा कैश जो कि सीज किया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उसको 48 आवर्स के भीतर रिलीज करना पड़ेगा, अनलेस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने ये बात ऑर्डर से अलाउ ना की हो कि इस कैश को 48 आवर्स के बियॉन्ड रिटेन किया जा सकता है, ठीक है। यदि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लगता है कि यस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड, देन सच रिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 48 आवर्स। ये कह रहा है प्रोविजियो सेक्शन का। और कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैश में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो कॉइन्स या नोट्स इंक्लूड होंगे, पोस्टल ऑर्डर्स, ट्रेवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर इसी तरह के पर्पस से यूज़ होने वाले अन्य कार्ड्स जो होते हैं, बैंकर्स ड्राफ्ट, या फिर और दूसरे जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिनको इशू करती है, जैसे बॉन्ड्स एक्सेट्रा होते हैं, है ना, वो सारे भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये बात कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन। और अब देखते हैं सब सेक्शन 6। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मे प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपील सुन सकती है। लिमिटेशन कितना? 30 डेज। और 30 डेज कब से काउंट होंगे? उस ऑर्डर की रिसीट के दिन से ही काउंट होंगे। और ऑब्वियसली कोर्ट दो काम कर सकता है, या तो उसको कंफर्म करेगा, है ना, या तो फिर उसको रिलीज करा देगा, है ना। जो अटैचमेंट या सीजर हुआ है, या तो उसको कंफर्म करेगा या रिवोक करा देगा, रिलीज करा देगा, ये कोर्ट कर सकता है। सो यहाँ पर टाइम लिमिट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 26 पर। 26 कोर्ट्स टू ऑर्डर फॉर फीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी संपत्ति जो सीज की गई है या फिर अटैच की गई है ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म एंड कोर्ट कंफर्म्स द ऑर्डर इन दिस रिगार्ड अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 25, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था। इट में ऑर्डर फॉर फीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी।
whether or not the person from whose possession it is seized or attached is prosecuted in court for offense under chapter 4 or 6 of this act। ठीक है, यानी कि यदि कोर्ट इस तरह के इस तरह के सीजर या अटैचमेंट को कंफर्म करता है तो प्रॉपर्टी फोरफीट की जा सकेगी, चाहे जिसके पास से वो प्रॉपर्टी बरामद हुई हो उस पर कोई केस चल रहा हो या ना चल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 27 देखते हैं। सेक्शन 27 बात करता है शो कॉज नोटिस की। ठीक है, कि शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, कारण बताओ नोटिस इशू हो सकता है अंडर सेक्शन 27। ठीक है, क्या कहता है ये सेक्शन, इसका सब सेक्शन 1 देखते हैं। नो ऑर्डर फॉरफीटिंग एनी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म शैल बी मेड अंडर सेक्शन 26 unless the person holding or in possession of such proceeds is given notice in writing informing him the grounds on which it is proposed to forfeit the proceeds of terrorism, and such person is given an opportunity of making representation in writing within such reasonable time, etc etc etc। कुल मिलाकर सेक्शन 27 ये बात करता है कि जिस पर्सन के पास ऐसा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म पाया जाएगा उसको रिटन में एक शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और उसको बाकायदा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी रिप्रेजेंटेशन की और विद इन अ रीजनेबल टाइम, अननेसेसरी डिले नहीं होगा। उसके बाद ही ऐसा फोरफीचर ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं। नो ऑर्डर ऑफ फोरफीचर शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 इफ such person establishes that he is a bona fide transferee of such proceeds for value without knowing that they represent proceeds of terrorism। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि यदि वो बोनाफाइड ट्रांसफरी है, यदि वो सद्भावपूर्ण ट्रांसफ़र उसको किया गया है, उसने जो ट्रांसफ़र कराया है वो एक बोनाफाइड इंटेंशन से था और उसे ये जानकारी नहीं थी कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है, तो ये फोरफीचर का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सबसेक्शन 3 पर। इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द कोर्ट टू मेक एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और अटैच्ड। क्या क्या ऑर्डर दे सकता है जी कोर्ट? ए, डायरेक्टिंग इट टू बी सोल्ड if it is a perishable property and the provisions of section 459 of CRPC shall apply। Next है B, nominating any officer of central or state government in the case of any other property to perform the function of एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है, कोई भी ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ये काम कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 28 पर आ जाए, ये अपील के लिए प्रोविजंस देता है। एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ फोरफीचर अंडर सेक्शन 26 में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है, अपील टू हाई कोर्ट, यानी कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। ऑल राइट, सब सेक्शन 2 देखें। सब सेक्शन 2 कहता है वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 इज मॉडिफाइड और एन्यूल्ड बाय हाई कोर्ट और वेयर इन प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 4 और 6, the person against whom an order of forfeiture has been made under section 26 is acquitted। यदि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो एक्विट हो जाता है तब क्या होगा? Such property shall be returned to him and in either case if it is not possible for any reason to return the forfeited property such person shall be paid price। यदि संपत्ति वापस करना पॉसिबल नहीं है तो उतना वैल्यू पे किया जाएगा। ठीक है, उतनी वैल्यू पे की जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है और सिर्फ
पेमेंट ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया जाएगा। और ये इंटरेस्ट किस दिन से काउंट होने लग जाएगा, जिस दिन से प्रॉपर्टी सीज हुई होगी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 29 पर। सेक्शन 29 बात करता है ऑर्डर ऑफ फोरफीचर नॉट टू इंटरफियर विद एनी अदर पनिशमेंट, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ फोरफीचर मेड अंडर दिस चैप्टर बाय कोर्ट शैल नॉट प्रिवेंट द infliction of any other punishment to which person affected thereby is liable। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि फोरफीचर एक एडिशनल एक्शन है, एक अतिरिक्त कार्रवाई है कि भैया वो तो जब्त हो ही जाएगी, उसके अलावा उसको रखने का या उसको डिलीवर करने का, ट्रांसफ़र करने का जो भी अपराध आपने किया है उसके लिए तो अलग से प्रोसिक्यूशन चलेगा ही इस एक्ट में, ठीक है। अब आए सेक्शन 30 पर। सेक्शन 30 बात करता है क्लेम्स बाय थर्ड पार्टी। सीपीसी में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि कोई संपत्ति यदि फोरफीट हो रही है या अटैच हो रही है तो थर्ड पार्टी उस पर क्लेम कर सकती है कि साहब ये तो हमारी संपत्ति है, तो उसी के बारे में ये प्रोविजन है। वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड बाय और एनी ऑब्जेक्शन इज मेड टू द सीजर और अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25 ऑन द ग्राउंड that such property is not liable to seizure or attachment, the designated authority before whom such property is produced shall proceed to investigate the claim or objection। क्योंकि ऐसे अटैचमेंट या सीजर को कौन कंफर्म करता है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो ऐसे थर्ड पार्टी क्लेम को भी कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन एक प्रोविजन इसमें दिया हुआ है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू होगा जब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ये लगे कि ये ऑब्जेक्शन या क्लेम जो है ये डिजाइन्ड है अननेसेसरी डिले कॉज करने के लिए। यदि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लगता है कि ये अननेसेसरी टाइम खराब करने के लिए क्लेम था या ऑब्जेक्शन था, तो वो बिना इन्वेस्टिगेशन के भी प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। सब सेक्शन 2 पर आते हैं। सब सेक्शन 2 बात करता है अपील के केस में। वेर an appeal has been preferred under subsection 6 of section 25 and any claimant or objector establishes that property specified in the notice issued under section 27 is not liable to be forfeited under this chapter, the said notice shall be withdrawn or modified accordingly। यानी कि अपील के केस में यदि कोई क्लेमेंट एस्टेब्लिश कर देता है कि भाई ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो फोरफीट नहीं होनी चाहिए या सीज नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नोटिस विड्रॉ या मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। 31 पे आ जाए। 31 कहता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास कौन से पावर होंगे, एक सिविल कोर्ट के पावर होंगे, किस किस के लिए, इंक्वायरी एक्सेट्रा करने के लिए। फिर आ जाए 32 पर। 32 बात करता है सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड। तो यदि सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 27 में कोई ऑर्डर या नोटिस इशू हुआ है तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको रेफर किया गया है उसका कोई भी ट्रांसफ़र यदि कर दिया जाता है, उसका कोई भी अंतरण यदि कर दिया जाता है तो ऐसे ट्रांसफ़र क्या होंगे, नल एंड वॉइड, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म थी, अब वो अटैच हो रही है या सीज हो रही है, उसके पहले ही आपने मौका देख के वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी किसी को, तो ऐसे ट्रांसफ़र नल एंड वॉइड माने जाएंगे। लेकिन कब, जब ऑर्डर या नोटिस इशू हो चुका होगा अंडर सेक्शन 25 और 27, ठीक है। अब आते हैं 33 पर। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन्स। कुछ तरह के लोगों की प्रॉपर्टी को फोरफीट किया जा सकता है। ये बात कर रहा है कि यदि कोई पर्सन अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का अंडर चैप्टर 4 or chapter 6, it shall be open to the court to pass an order that all or any of the properties movable or immovable or both belonging to him shall during the period of such trial shall be attached and if not already attached under this chapter। यानी कि किसी व्यक्ति पर
यदि केस चल रहा है इस एक्ट के चैप्टर 4 या 6 का, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, फोरफीट की जा सकती है, यदि अब तक ना की गई हो तो। और ऐसा ऑर्डर कौन पास करेगा? कोर्ट पास करेगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 देखें इसका, where a person has been convicted of any offense punishable under chapter 4 or 6, the court may, in addition to awarding any punishment by order in writing, declare that property movable or immovable or both belonging to accused and specified in the order shall stand forfeited to the central government or state government free from all encumbrances। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, सिद्ध दोष हो जाता है, कॉन्विक्टेड हो जाता है, इफ फाउंड गिल्टी, देन उसकी प्रॉपर्टी भी एडिशनली क्या हो सकती है? फोरफीट हो सकती है विदाउट एनी इनकम्बरेंसेस। ये कहता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 पर आ जाए, अक्यूज की बात कर रहा है। यदि कोई ऐसा अक्यूज्ड है जो हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी से रिलेटेड मामले में आरोपी बना है, ठीक है, हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी के मामले में आरोपी है, अक्यूज्ड है, तो कोर्ट एक ऑर्डर डायरेक्ट कर सकता है अटैचमेंट या फोरफीचर का of property equivalent to value of such high quality counterfeit Indian currency involved in the offense। जितनी रकम की करेंसी का वो मामला होगा, उतने वैल्यू की प्रॉपर्टी को फोरफीट या अटैच किया जा सकता है। ठीक है। 4th पर आ जाए, where a person is accused of an offense punishable under chapter 4 or 6, the court may pass an order directing attachment or forfeiture as the case may be, property equivalent to the value of proceeds of terrorism। यदि proceeds of terrorism से related कोई offense है तो जितनी वो proceeds of terrorism होगी उसके equivalent property अटैच की जा सकेगी अंडर सबसेक्शन 4। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 34 पर, कंपनी टू ट्रांसफर शेयर्स टू गवर्नमेंट, वेयर एनी शेयर इन अ कंपनी स्टैंड forfeited to central government or state government as the case may be under this chapter, then the company shall, on receipt of the order of the court, notwithstanding anything contained in Companies Act 1956 or the articles of association of company, forthwith register the central government or state government as the case may be as transferee of such share। यानी कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है और जो किसी कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, किसी कंपनी की प्रॉपर्टी फोरफीट कर दी गई है, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने वो शेयर किसको ट्रांसफ़र कर दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, एज द केस में भी। ठीक है। और कब? फोर्थविथ, यानी कि तुरंत। ठीक है। अब आ जाए चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 की काफ़ी बात पिछले चैप्टर में हो रही थी कि इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन चैप्टर 6 एक्सेट्रा, तो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं देखते हैं। चैप्टर 6 डील करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। और हमने डेफिनीशन में भी ये बात देखी थी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो शेड्यूल्ड होते हैं। शेड्यूल में जिन ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया वो माने जाएंगे। उसके अलावा कोई भी बॉडी, चाहे वो कॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, वो टेररिस्ट गैंग मानी जाएगी। ठीक है। तो ये चैप्टर डील करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। 35 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल एक्सेट्रा। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट क्या क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, add also an organization to the first schedule which is identified as terrorist organization adopted in Security Council under chapter 7 of the Charter of UN। ठीक है। रिमूव एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट शेड्यूल, अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल इन सम अदर वे एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कर सकता है। मतलब कोई नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसमें जोड़ सकता है, हटा सकता है या
अमेंड कर सकता है। ये मेजरली 3 काम कर सकता है। बस आप इस शेड्यूल को याद रखिएगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर मेंशन्ड है? फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसेक्शन 2 पर। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ओनली इफ इट बिलीव दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। ठीक है, तभी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होगा जब वो टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो। सब सेक्शन 3 पर आ जाए। फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 2 एन ऑर्गेनाइजेशन शैल बी डीम्ड टू इन्वॉल्व इन टेररिज्म इफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है। देखें कब माना जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में इन्वॉल्व है? यदि वो कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है या उसकी प्रेपरेशन करता है या उसको प्रमोट या इनकरेज करता है या फिर अन्यथा किसी तरह से टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब आते हैं सब सेक्शन 4 पर। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एड टू और रिमूव और अमेंड द सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल एंड देयर अपॉन द सेकंड शेड्यूल और द थर्ड शेड्यूल एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली। यानी कि सेकंड और थर्ड शेड्यूल को अमेंड करने की भी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सब सेक्शन 5 पर आ जाए। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 4 शैल बी एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सदन पर इसको टेबल किया जाएगा, पार्लियामेंट उस पर चर्चा करेगी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी बातें सब सेक्शन 5 कह रहा है। अब आते हैं सेक्शन 35 पर। डी नोटिफिकेशन ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन an application may be made to central government for exercise of its power under clause C of subsection 1 of section 35 to remove an organization from the schedule। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर हम नहीं हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमें इस लिस्ट से हटा दीजिए। ठीक है, कौन कौन दे सकता है जी? एक ये बात कहता है सबसेक्शन 2, एन एप्लीकेशन मे बी मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एनी पर्सन अफेक्टेड बाय इंक्लूजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द शेड्यूल। ये 2 लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। सबसेक्शन 3 देख लें। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखते हैं सब सेक्शन 4। वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 हैज बीन रिजेक्टेड। जब रिजेक्ट कर दी जाएगी ऐसी एप्लीकेशन तब एप्लीकेंट के पास क्या रेमेडी है? वो रिव्यू के लिए भेज सकता है। ये रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। कितने दिन के भीतर? 1 महीने के भीतर। जिस दिन उसे ये रिफ्यूज़ल का ऑर्डर मिलेगा उसके 1 महीने के भीतर वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकेगा रिव्यू कमेटी के सामने। 5th सेक्शन देखते हैं। रिव्यू कमेटी अब क्या करेगी? रिव्यू कमेटी मे अलाउ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अगेंस्ट द रिजेक्शन टू रिमूव एन ऑर्गेनाइजेशन इफ इट कंसिडर्स दैट डिसीजन टू रिजेक्ट वाज फ्लॉड। यदि ये रिजेक्शन का डिसीजन जो है वो फ्लॉड था, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उस पर एप्लीकेबल हैं, तब वो ऐसी एप्लीकेशन रिव्यू की अलाउ कर सकता है रिव्यू कमेटी। सब सेक्शन 6 देखें। वेयर द रिव्यू कमेटी अलाउज रिव्यू अंडर सब सेक्शन 5 और बाय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इट मे मेक एन ऑर्डर टू सच इफेक्ट। यानी कि एक ऑर्डर देगा कि हाँ जी हमने रिव्यू अलाउ कर दिया है। सब सेक्शन 7 देखें। जब ऐसा ऑर्डर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सर्टिफाइड कॉपी जैसे ही उसे मिलेगी तुरंत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को शेड्यूल से रिमूव कर देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिमूव सच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम शेड्यूल। ठीक है,
अब आते हैं सेक्शन 37 पर कि आखिर रिव्यू कमेटी क्या होगी, कौन कौन उसको कंस्टिट्यूट करेगा। तो पहला क्लॉज बिल्कुल पहला सब सेक्शन जो है वो बिल्कुल जनरल सी बात कर रहा है कि कौन अपॉइंट करता है रिव्यू कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी, एक या एक से अधिक हो सकती हैं। कितने लोग होंगे इसमें ये बात कर रहा है सब सेक्शन 2। ईच कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 3, यानी कि मैक्सिमम 4 मेंबर्स एक रिव्यू कमेटी में हो सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जैसी प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, क्या प्रिस्क्राइब किया गया भाई, ये बात कर रहा है सब सेक्शन 3। चेयरपर्सन जो होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जो या तो हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है, और इसे अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यदि कोई सिटिंग जज हाई कोर्ट का अपॉइंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट से कंकरेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन आप याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 38 पर। सेक्शन 38 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा डिक्लेयर किया है और फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड कर दिया, उसके यदि कोई मेंबर हैं जो खुद को एसोसिएट करते हैं या प्रोफेस टू बी एसोसिएटेड विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, विद इंटेंशन टू फर्दर इट्स एक्टिविटीज। इंटेंशन यहां पर जरूरी है। कमिट्स एन ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिर्फ मेंबर होना भी एक ऑफेंस है, बस उसमें इंटेंशन जरूरी है कि उसकी एक्टिविटीज को फर्दर प्रोसीड करने की इंटेंशन होनी चाहिए। एक प्रोविजन इस सेक्शन का है जो कहता है कि किन लोगों पर ये अप्लाई नहीं होगा, यदि जो पर्सन चार्ज्ड है वो प्रूव कर देता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हुआ था जब वो मेंबर बना, या प्रोफेस उसने किया मेंबर बनना, या फिर उसने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जब उसको शेड्यूल में एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कर लिया गया था तब से। और इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं। अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल विद imprisonment of a term not exceeding 10 years or with fine or both, यानी कि मैक्सिमम 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एक मेंबर की। ठीक है, अब आते हैं 39 पर। ऑफेंस रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और क्या जरूरी है ऐसे सपोर्ट में, विद इंटेंशन टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, इनवाइट सपोर्ट फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। Number 2, support is not or is not restricted to provide money or any other property within the meaning of section 40, यानी कि सपोर्ट देने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी देकर आप सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बी कहता है who with intention to further the activity of terrorist organization arranges, manages or assist in arranging or managing meeting। ठीक है, या तो मीटिंग अरेंज कर रहा है या असिस्ट कर रहा है मीटिंग में, या फिर अरेंजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग को भी असिस्ट कर रहा है, तो ये भी माना जाएगा कि सपोर्ट दिया है। ठीक है, और ऐसे में क्या देखा जाएगा कि that person have knowledge that such meeting is going to support the terrorist organization. Number 2, to further the activity of the terrorist organization. Number 3, to be addressed by a person who associates or profess to be associated with the terrorist organization। ठीक है, यानी कि सपोर्ट के लिए कोई मीटिंग है, या फिर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग है, या फिर किसी मेंबर के द्वारा वो मीटिंग एड्रेस होनी है, ऐसी मीटिंग को अरेंज करना
मैनेज करना या ऐसी मीटिंग का अरेंजमेंट या मैनेजमेंट में असिस्ट करना भी सपोर्ट देना माना जाएगा। सी कहता है, हु विद इंटेंशन टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस अ मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ एनकरेजिंग सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यदि कोई इस तरह की मीटिंग को एड्रेस भी कर रहा है जो सपोर्ट मांगती, मान लीजिए किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कोई इस तरह की मीटिंग है जिसमें वो सपोर्ट मांग रहा है, तो जो भी उस मीटिंग को एड्रेस कर रहा होगा वो भी सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। ये सारी चीज़ें सपोर्ट में आ जाएंगी। सब सेक्शन 2 इसका हम देखें, ये कहता है, अ पर्सन who is supporting a terrorist organization shall be punishable with imprisonment of a term not exceeding 10 years or with fine or both, यानी कि इसमें भी 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का आखिरी सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 40, ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज कर रहा है तो वो भी एक ऑफेंस होगा, लेकिन उसके रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? The raising of funds shall be with intention to further the activity of terrorist organization. A. Invites another person to provide money or other property and intends that it should be used or has reasonable cause to suspect that it might be used for the purpose of terrorism. यदि किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा है कि भाई पैसे दो फला ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो पैसा या वो संपत्ति किस चीज़ के लिए यूज़ की जाए? टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। B. Receives money or other property and intends that it should be used or has reasonable cause to suspect that it might be used for the purpose of terrorism. किसी और के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा रिसीव कर रहा है तो वो भी फंड रेजिंग में काउंट होगा। सी. प्रोवाइड्स मनी और अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि उसको पता है कि ये मनी या प्रॉपर्टी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ होने वाली, उसके बावजूद वो पैसा देता है तो वो भी फंड रेजिंग में काउंट होगा। ठीक है, तो ये सब ऑफेंस माना जाएगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन है छोटा सा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन ऑफ रेफरेंस टू प्रोवाइड मनी और अदर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स of its being given, lent or otherwise made available whether or not for consideration. ठीक है, चाहे कंसिडरेशन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, प्रतिफल हो या ना हो, देना या लेंट करना एक्सेट्रा भी प्रोवाइडिंग फंड में काउंट होगा। बी कहता है, रेजिंग, कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग फंड थ्रू प्रोडक्शन और स्मगलिंग ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। या तो नकली नोट छाप रहा है या नकली नोटों की स्मगलिंग कर रहा है या नकली नोटों का सर्कुलेशन कर रहा है और उससे पैसा रेज कर रहा है। ठीक है, कलेक्ट कर रहा है तो वो भी प्रोवाइडिंग फंड्स में आ जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 2 of section 40 says a person who commits the offense of raising fund for a terrorist organization shall be punishable with a term not exceeding 14 years or with fine or both. देखिएगा यहाँ पर पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम लिमिट इसकी 14 ईयर्स है। ठीक है, ये एक बड़ा अपराध माना जाएगा। So ladies and gentlemen, this was part 3 of unlawful prevention, So ladies and gentlemen, this was part 3 of Unlawful Activities Prevention Act. I hope these sections are clear to you. आपको कोई भी डाउट इन सेक्शन से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एमपी या छत्तीसगढ़ एडीपीओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको और भी ऐसे ही बेनिफिशियल लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।